शहर की भीड़ भाड़ से दूर पुराने रास्ते पर घने पेड़ों के बीच एक विशाल बंगला खड़ा था। ऊंची दीवारों से घिरा हुआ, लोहे का जंग खाया हुआ गेट और उसके ऊपर लटकती एक टूटी पट्टी जिस पर धुंधले अक्षरों में लिखा था, शांति सदन। लेकिन उस घर में शांति का नाम सिर्फ एक छलावा था, क्योंकि वो घर अब सिर्फ ईंट पत्थर नहीं, एक आत्मा की कैदगाह बन चुका था। स्मॉल डायमंड आवाजें जो सिर्फ रात में आती थीं। वर्ष था 2018। आरव शर्मा, एक प्रसिद्ध लेखक, नई किताब लिखने के लिए एक शांत जगह की तलाश में था। उसे पुरानी वीरान जगहों से कुछ अलग ही लगाव था। जब उसने शांति सदन के बारे में सुना कि ये बंगला 20 साल से वीरान पड़ा है और कोई इसमें आता जाता नहीं, तो उसे ये परफेक्ट लगा। उसने बिना किसी को बताए बंगला खरीद लिया और अपने परिवार, पत्नी सिया और 10 साल की बेटी आशिक के साथ वहां आ गया। शांति सदन बाहर से भले ही टूटा फूटा था, मगर अंदर से बहुत मजबूत था। दीवारों पर अब भी पुराने पेंटिंग टंगे थे, भारी पर्दे, लकड़ी की सीढ़ियां और हर कोने में गूंजती एक गूंगी सी खामोशी। पहली रात सब कुछ सामान्य था, लेकिन दूसरी रात। स्मॉल डायमंड, मम्मी, अलमारी में कोई है। रात के ठीक 2:13 पर आशी की एक जोरदार चीख से घर गूंज उठा। सिया दौड़ती हुई कमरे में आई। क्या हुआ बेटा? आशी कांपते हुए बोली। मम्मी, वो औरत मेरी अलमारी में बैठी थी, सफ़ेद कपड़े, चेहरा पूरा खून से सना हुआ। सिया ने अलमारी खोली, वहां कुछ नहीं था। आरव ने कहा, यह नया घर है, डर लगना स्वाभाविक है। मगर हर रात आशी कुछ न कुछ देखने लगी, और हर बार वो वही औरत की बात करती थी जो उसे देखती थी, कुछ बड़बड़ाती थी। स्मॉल डायमंड, पुराने पेपर्स और छुपा हुआ सच। एक दिन आरव को घर की सबसे ऊपरी मंजिल पर एक पुराना ट्रंक मिला। उसमें कुछ पुराने अखबार, अस्पताल की रिपोर्ट्स और एक महिला की डायरी थी, वसुधा नाम की। वसुधा ने लिखा था, मेरी बेटी को मुझसे छीन लिया गया। उन्होंने मुझे पागलखाने में डाल दिया, लेकिन मैं जानती हूँ मेरी बच्ची मुझे आवाज़ देती है। मैं वापस आऊंगी और उसे लेकर जाऊंगी, चाहे किसी भी शरीर में हो। आरव घबरा गया। उसे अब सब समझ आने लगा। आशी को जो औरत दिख रही थी वो वसुधा की आत्मा थी। स्मॉल डायमंड, गांव का सच और तांत्रिक भैरवनाथ। आरव ने पास के गांव के मंदिर में जाकर वहां के बुजुर्ग तांत्रिक भैरवनाथ से मुलाकात की। भैरवनाथ ने कहा, वसुधा मानसिक अस्पताल की मरीज नहीं थी, वो एक माँ थी। उसके पति ने उसे बेटी से अलग करवा दिया और झूठा पागल करार देकर यहाँ ले आया। वसुधा ने शांति सदन में ही आत्महत्या की और मरते वक्त कसम खाई, हर उस बच्ची को मेरी बेटी मानकर मैं अपने पास बुलाऊंगी। भैरवनाथ ने चेताया, अगर वसुधा की आत्मा को रोका नहीं गया तो आशी अब नहीं बचेगी। स्मॉल डायमंड, कब्जा शुरू हो चुका था। अब आशी दिन में भी अजीब हरकतें करने लगी थी। वह अकेले बात करती, चीजें खुद उड़ने लगती, शीशे खुद ब खुद टूटते। एक रात सिया ने देखा कि आशी आईने के सामने खड़ी है और बोल रही है, अब तू मेरी माँ है, तू मेरी नहीं, तू उसकी है। सिया डर गई। आशी अब कोई बच्ची नहीं रही थी, उसकी आंखें सफ़ेद हो चुकी थीं, उसकी आवाज़ वसुधा जैसी हो गई थी। स्मॉल डायमंड, अग्निकुंड और भैरवनाथ की अंतिम पूजा। भैरवनाथ ने कहा, अब सिर्फ एक ही तरीका बचा है, अग्निकुंड साधना। लेकिन याद रहे, ये साधना अगर अधूरी रही तो आत्मा और भी ताकतवर हो जाएगी। पूरी रात पूजा चली। घर में झटके महसूस हुए, हर दीवार कांपने लगी, आवाजें आने लगी, चीखें, हंसी और मम्मी मम्मी की पुकार। आशी एकदम हवा में उठ गई, उसकी आंखों से खून निकल रहा था। भैरवनाथ मंत्र पढ़ता रहा और आखिरी मंत्र के साथ एक तेज आग की लपट उठी और सब शांत हो गया। जब सबने आंखें खोली, आशी बेहोश पड़ी थी और पहली बार उसकी आंखों में वही मासूमियत लौट आई थी। स्मॉल डायमंड, क्या आत्मा चली गई? सब कुछ सामान्य लगने लगा। आरव का परिवार शहर लौट आया। आशी अब बिल्कुल सामान्य थी। लेकिन कुछ महीनों बाद शांति सदन को फिर से कोई किराए पर लेने आया। एक युवा कपल अपनी बेटी के साथ वहां रहने लगा। और फिर एक रात वही समय, 2:13 बजे, बच्ची की चीख गूंजी, मम्मी, अलमारी में एक औरत बैठी है, वो मुझे ले जाना चाहती है। शांति सदन आज भी वहीं खड़ा है। हर बार जब कोई छोटी बच्ची वहां जाती है, वसुधा उसे अपनी मान बैठती है, क्योंकि वो अब भी ढूंढ रही है अपनी बेटी, और तब तक ढूंढती रहेगी जब तक कोई उसे रोके नहीं।